चुनाव में चल रहे हैं। हम ये आपसे समझना चाहते थे अमित सिंह साहब कि जो पहला और दूसरा मरहला गुजरा, उसके बाद तीसरे मरहले में क्या कुछ आप बदलाव देखते हैं या नहीं देखते हैं? आपसे इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कुछ देर के बाद, क्योंकि हमारे एक और रिपोर्टर हाथरस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका रुख कर लेते। कामरान सादाबाद सीट से हमारे साथ बने हुए हैं। सादाबाद सीट पर चूंकि सहपहर की शुरुआत हो चुकी है, कामरान इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं पोलिंग बूथ पर? साथ ही इंटरेस्टिंग लड़ाई यहां पर किस तरह की है ये भी बताइएगा नाज़रीन को, अगर मुमकिन हो तो तस्वीरें भी दिखाइएगा। देखिए सना, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और यहां पर अब तक तकरीबन 50% पोलिंग हो चुकी है। तो ये एक अच्छी अलामत है कि 3 बजे तक की जो रिपोर्ट हमारे पास है वो 50% पोलिंग की है। जहां तक यहां के प्रत्याशियों की बात करें तो यहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के सिटिंग एमएलए रामवीर उपाध्याय को तोड़कर अपनी पार्टी से टिकट दिया है। रामवीर उपाध्याय इससे पहले साबका हुकूमतों में वजीर तवानाई रह चुके हैं और उनका एक बड़ा दबदबा है, ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। लेकिन इस बार उनको इस विधानसभा में जबरदस्त टक्कर जो है वो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो दे रहा है और उससे यहाँ गुड्डू चौधरी बड़ी तादाद में उनके लिए एक बड़ा मतलब टारगेट बनकर सामने आए हैं। बुनियादी तौर पे आज हमारी जब यहाँ के लोगों से बात हुई तो यहाँ के जो इश्यूज हैं वो एक जो खुले हुए जानवर हैं वो बड़ा इशू है। यहाँ पे पूरी ये जाट लैंड है, 1,15,000 यहाँ पे जाट हैं, तो वो कहीं ना कहीं इत्तेहाद के साथ हैं और उनका ये कहना है कि इस विधानसभा के अंदर जो खुले हुए जानवर घूमते हैं उससे किसानों को बहुत परेशानी हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है और किसान इन्हीं सब चीजों को जहन में रख के वोट कर रहे हैं। मैं इस वक्त सादाबाद विधानसभा के ही एक पोलिंग बूथ के ऊपर मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग कम तादाद में आ रहे हैं मगर वोट करने रेगुलर आ रहे हैं और जो परसेंटेज है वोटिंग का वो तकरीबन 50 से ऊपर चला गया है। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ बने रहें। तारिक कमर, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अमित, आपसे इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है कि पहले दूसरे मरहले के बाद तीसरे मरहले में आप क्या बदलाव देखते हैं? वोटर्स की मांग और मुद्दे क्या वही हैं जो पहले थे, यानी उनके मूड में कुछ बदलाव आया है क्या, या फिर वैसे ही आप देख रहे हैं? ना, जहां तक मेरा मानना है कि पहले और दूसरे मरहले की बात करें तो कहीं ना कहीं जगह बदलती है, स्थान बदलता है और वोटर भी बदलता है, डेमोग्राफी भी बदलती है और हर जगह के लोकल इश्यूज कुछ और ही होते हैं। और अगर हम बात करें तो जो पहले मरहले में जो जिस तरह से कैंपेन हुआ, क्योंकि कोविड फैला हुआ था और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन चुनाव आयोग ने लगाए हुए थे, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही थी। लेकिन दूसरे और तीसरे में कहीं ना कहीं बड़ी रैलियां भी होनी शुरू हुई हैं। तो और इसका फायदा सियासी पार्टियों को मिलेगा आपके कहने के मुताबिक है कि जनता के करीब जाने का मौका मिला है। कई बार आप कितना एग्रेसिव कैंपेन करते हैं उसका फायदा मिलता है पार्टियों को। लेकिन सीट वाइज भी हम आपसे बातचीत करेंगे, उससे पहले हम रुख कर लेते हैं। तारिक कमर का कानपुर के शहरी सीट पर मौजूद हैं और जुबली कॉलेज के अंदर वो मौजूद है। पोलिंग का अमल भी वो दिखा रहे थे कि कैसे वोटर्स पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और आसपास आप देख सकते हैं तारिक कमर के आसपास कितने सारे लोग बात करना चाहते हैं। तारिक कमर, जब आपका कैमरा और आप यहां पर पहुंचे तो आपको क्या लगा कि यहां पर ये बहुत अहम मुद्दे हैं, क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे तो जो सड़कें हैं वो गवाही देती हैं कि इस इलाके में किस तरह से तरक्की हुई है या नहीं हुई है। इस वक्त जहां पर आप मौजूद है वहां का आसपास का एरिया क्या कुछ कहता है, साथ ही जो लोग मौजूद हैं उनके मकामी मुद्दे यहां पर क्या है, ये भी जानने की कोशिश करिएगा। बहुत अहम सवाल है आपका ये। देखिए, मुकामी मुद्दों की बात हम सुबह से कर रहे हैं और कानपुर ने जो शहादत दी है, कानपुर ने जो गवाही पेश कर रहा है वो इस हवाले से बहुत अहम है कि कानपुर के लोग मौजूदात पर बात कर रहे हैं। कानपुर के लोगों को रोजगार चाहिए, कानपुर के लोगों को तालीम चाहिए। कानपुर के लोग कहते हैं कि हमें इत्तेफाक चाहिए, भाईचारा चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता चाहिए, नफरत की सियासत खत्म होनी चाहिए। इस वक्त बहुत अहम लोग मेरे साथ हैं और आप देखते हैं जहां जहां मैं खड़ा होता हूं लोगों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि लोग बोलना चाहते हैं, अपने मौजूदात बयान करना चाहते हैं। किन मौजूदात पर इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहिए, हमको विकास चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए और हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म होनी चाहिए देश से। देखिए, हिंदू मुस्लिम नफरत की जो राजनीति है वो खत्म होनी चाहिए और जाहिर है कि ये उसी वक्त खत्म हो सकती है जब लोग आगे आएंगे, लोग अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल सही तौर पर करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? रोजगार मिल रहा है जवानों को या रोजगार के लिए वोट करना चाहेंगे? किस मौजू पे वोट करना चाहेंगे आप? नौजवानों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है, इस वजह से तो वोट कर रहे हैं। कुछ इनको लगा कि इनका वादा जो किया गया था इनसे पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ?
रोजगार ही तो नहीं मिल रहा। जो हुकूमत ने आपसे वादा किया था रोजगार देने का और दूसरे वादे जो किए थे वो पूरे हुए? नहीं, वादे पूरे नहीं, कोई वादे नहीं पूरे हुए। सिर्फ नौकरी देने के बजाय और नौकरियां छीन लिया। कोई वादे पूरे नहीं हुए। नौकरी देने के बजाय नौकरी छीन लिया। ये कहते हैं हमारी सरकार में बेटी सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है बताइए। मानना है कि नौकरी देने के बजाय नौकरी छीन ली, लोगों में मायूसी। आप क्या कहना चाहते हैं? ये सही है कि नौकरी बिल्कुल नहीं है। यहाँ कानपुर में जो होजरी का कारोबार हमारा है, हम लोगों में कम से कम लाखों लोग जुड़े हुए हैं। कम से कम 25,000 लोगों के जो कारोबार है छोटे बड़े, वो पूरी तरह से बंद है। इस बस पे गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, जो पूरी तरह से लाखों आदमी बेरोजगार है, कारोबार बंद है, जिसकी वजह से उसके खाने पीने रहने के लिए दिक्कत हो गई है। 70-80 अपराधियों के साथ में बेटी न जलानी पड़ती है आधी रात में। इसलिए ये गवर्नमेंट सिर्फ अपराधी और अपराध मुक्त, ये सब बेकार की बात है। लोगों को रोजगार चाहिए, जो कारोबार हो उसके पास उसकी आमदनी होगी, वो खुद अपना खुशहाल होगा। और लोगों को हुकूमत तो राशन दे रही है, राशन दे रही है, राशन के साथ उसके साथ तेल भी है, उसके साथ नमक, उसके लिए गोश्त, मीट, मछली और आपकी सब्जी वगैरह, ये कहाँ से आएगी? राशन देने की वजह से रोजगार को पैसा हो जाएगा। 5 किलो राशन में 5 किलो राशन में एक घर में 7 एक मिनट देखो, बुनियादी बात नमक में एक घर में मिनट अलग निकलती है। एक मिनट राशन देने से जिसके एक मिनट जो गवर्नमेंट राशन का इशू बनाए हुए है, राशन उसको मिलता है जिसका आधार कार्ड हो। यहाँ पे आधी आबादी का आधार कार्ड नहीं है, तो उसमें राशन मिलने से कितना उसको लाभ मिलता है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो मौजूदात हैं वो बहुत संजीदा भी हैं। आधार कार्ड से मुराद उनका राशन कार्ड से था। आधार कार्ड तो सभी के पास है, राशन कार्ड वो होता है जिन्हें राशन मिलती है, जो बीपीएल पावर्टी, बिलो पावर्टी लाइन से नीचे होते हैं, अंत्योदय होते हैं, इस तरह के राशन कार्ड्स होते हैं जिसके तहत उन्हें राशन मिलता है, जिससे लोग नाला नजर आ रहे हैं। तारिक कमर, हम आपका रुख एक बार फिर से करेंगे। जो नौजवान वोटर्स हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो सरकार के नीतियों को कैसे देखते हैं और किस तरह के बदलाव चाहते हैं? क्या वो सरकार के कामकाज से खुश हैं या नहीं खुश हैं, ये भी जानेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर अमित सिंह का रुख कर लेते हैं। अमित सिंह साहब, आवाम में तो गुस्सा बहुत है, उनका कहना है महंगाई उरूज पर है, रोजगार बिल्कुल नहीं है, कहीं ये मुश्किल ना ला दे सियासी पार्टियों के लिए? देखिए, ये बड़ी लाजमी सी बात है, क्योंकि 2 साल से पूरे देश ने बल्कि पूरे विश्व ने कोरोना झेला है, तो उसकी वजह से हर देश की अर्थव्यवस्था नीचे गई है और उसकी वजह से काफी सारे काम धंधे ठप हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है और उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ी है, क्योंकि जब कारोबार बंद होते हैं तो सप्लाई चेन भी स्लो होती है। और अभी जैसे पूरे विश्व पे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था या अभी भी मंडरा रहा है, उसकी वजह से तेल के दाम वगैरह भी बढ़ते हैं, हमारा सेंसेक्स भी नीचे गिरा है। तो बहुत सारी चीजों का असर महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। मुझे लगता है इस पक्ष को भी देखना चाहिए। रही बात 1952 से लेके आज तक इतने चुनाव हुए हैं देश में, और ये बात बहुत ही तकलीफ देती है कि हर चुनावों में बेरोजगारी और महंगाई, रोटी, कपड़ा और मकान की बातें आती ही हैं। वो दिन मुझे लगता है जल्दी आना चाहिए कि हम इन सारे विषयों के इतर कुछ और नए विषयों पर ध्यान लगाकर वोट देंगे और देश का विकास। लेकिन ये तो अच्छी बात है डॉक्टर अमित सिंह साहब, जिन मुद्दों को, जिन पोलराइज करने की, जिन बयानों को कोशिश की गई, जिन चीजों को उठाने की कोशिश की गई, वो लोग समझ चुके हैं। अब ये तो बदलाव आप देख रहे होंगे कि अभी तो मुद्दे पर लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार का इलेक्शन भी हमें याद रखना चाहिए। वहां पर एजुकेशन, तालीम, शिक्षा की बात की गई थी, लेकिन कितने करोड़ नौजवानों को, कितने लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात की गई थी, लेकिन जो बात कही गई थी उसका इम्पैक्ट ज्यादातर वोटर्स पे नहीं आ पाया था। इस नतीजे भी इस तरफ इशारे करते हुए देखे गए। लेकिन अभी जो बदलाव है उसे क्या सही मानों में समझा जा सकता है कि अवाम वोटर, जिन्हें पॉलिटिकल एनालिस्ट और न्यूज चैनल्स जिनसे अपील करते हैं कि सद्बुद्धि दे भगवान उन्हें, आज जब वो पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं तो वो अपने मुद्दों को समझें, ना कि किसी के बहकावे में आए। तो इस बदलाव को हम समझें क्या अभी या नहीं? देखिए, बिल्कुल, मैंने तो पहले ही बोला कि यूपी का वोटर सबसे समझदार है। हाँ। पिछले 15 साल के चुनावों की मैंने बात की, मायावती जी की, अखिलेश जी की और योगी जी की, और ये एक चौथा चुनाव है जिसमें उन्होंने विकास की बात की, जाति धर्म से ऊपर उठकर
उन लोगों ने वोट किया और हर बार एक नई पार्टी को उन्होंने जिताया है पिछले 15 सालों में। अब ये जो अगले 5 साल और होंगे तो ये वोट बड़ा ही अनूठा होगा। तो बिहार के वोटरों से अगर हम एक और रिपोर्टर हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए जुड़ रहे हैं, कासगंज से जुड़ रहे हैं, जिनका रुख कर लेते हैं रोहित ने गाजियाबाद को कवर किया, गाजियाबाद के आसपास इलाकों को कवर किया और आज वो पहुंचे हैं, उनका कैमरा पहुंचा है कासगंज में कुछ लोगों के साथ वो मौजूद हैं। कामरान आपका भी रुख करेंगे। रोहित, आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे तो बताइएगा इस वक्त आप कासगंज की किस विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और यहां पर इस वक्त 3:30 बज चुके हैं। क्या है वोटरों का मूड, कैसी हैं कतारें? जी बिल्कुल, लगातार सुबह से हम कासगंज की विधानसभाओं को कवर किया, तीनों विधानसभाओं को। इसके बाद हम एटा पहुंचे। एटा में हमने सपा प्रत्याशी जोगिंदर सिंह यादव से बात की। इसके बाद एटा में कुछ लोगों से हमने बात की और अब हम पहुंचे हैं एटा बीजेपी सांसद राज्यसभा हरनाथ सिंह यादव जी के पास। उनसे ही जानते हैं बीजेपी को लेकर जो मतदान चल रहा है उसमें कितनी भूमिका रहेगी मतदाताओं की और कितना वोट प्रतिशत पहले के मुकाबले बढ़ेगा। क्या कासगंज और एटा की सीटों पर विजय हासिल कर पाएंगे? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं, आज वोट पड़ रही है, कासगंज की जो तीनों सीटें हैं वे भी भाजपा के पास है, चारों सीटें जो एटा की है वे भी भाजपा के पास है। आप मूल रूप से मैनपुरी के रहने वाले हैं, तो किस तरह, किन मुद्दों पर जनता आज वोट कर रही है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए? देखिए, मैं मैनपुरी का मूल रूप से मैनपुरी का रहने वाला हूँ, लेकिन बचपन से मैं यहीं पर रहा हूँ। मैनपुरी के भी चप्पे चप्पे को जानता हूँ और एटा के भी चप्पे चप्पे को जानता हूँ। पिछली बार एटा जिले में हम 7 सीटें जीते थे, 7 का 7 सीटें फिर जीतने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और ये मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि पिछले समाजवादी पार्टी ने के शासनकाल में जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई, अपराध हुए, जमीनों पे लोगों के कब्जा किए गए, वो लोग भूले नहीं हैं। और दूसरे, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में आज आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास कार्य किए हैं, विकास की गंगा बहाई है, क्या नाम है, कानून व्यवस्था पर क्या नाम है, पूरा अपना शिकंजा कसा है और जिस तरीके से गरीब लोगों को तमाम प्रकार की राहतें दी हैं, 24 घंटे बिजली आ रही है। एक सवाल ये जानना चाहते हैं, जिस तरह हमने पहला चरण दूसरा चरण भी कवर किया तो जाट लैंड की बात कही जा रही थी, अब यादव लैंड की बात कही जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो हमारे घर का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये यादव लैंड कहीं ना कहीं भारी हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी पर? देखो, पहले तो ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि यादव माने समाजवादी पार्टी, ऐसा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अन्य किसी बिरादरी के लोग हो, सभी का जो है भाजपा को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और आदरणीय मोदी जी ने जो ये मंत्र दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधार पर हमने काम किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, इसलिए हमको सबका सपोर्ट मिल रहा है। और अखिलेश यादव यादवों का बड़ी संख्या में हमको वोट मिल रहा है और यादव ही समाजवादी पार्टी। इनके दावे के साथ एक सवाल और रोहित करेंगे कि ये इस तीसरे फेज में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं हम कामरान का, चूंकि हाथरस से हमारे साथ जुड़े हुए। कामरान, आपके साथ कुछ लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनकी जबानी हम तक पहुंच पाए, लोग ये देख पाए कि इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं वहां सादाबाद के क्या एक्चुअल मुद्दे हैं, मकामी मुद्दे क्या हैं जिसे जहन में रखकर वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या इनके ऐसे मसाइल हैं जिनको जहन में रख के ये लोग आज अपना वोट कर रहे हैं। और हम, चाचा, क्या इस क्षेत्र की समस्याएं हैं और किन क्षेत्र की समस्याओं को जहन में रखकर आज आपने अपना मत का प्रयोग किया है? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पानी की, जानवरों की, खेती का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हमारी खेती बर्बाद हो रही है, इस वजह से हम ये वोटिंग कर रहे हैं। और रास्ता भी बड़े खराब, खरंजा बदंजा कुछ हुए नहीं है, तमाम असुविधा हो रही है हमारे यहाँ पे। तो आज आप कौन से ऐसे मुद्दे आपने बताए, इन मुद्दों पे जो पिछली सरकारें थी, जो पिछले आपके यहाँ के विधायक थे, उन्होंने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया?
पिछले विधायक साहब कभी यहाँ न आए, न पब्लिक से मुलाकात की, न किसी से बात की। कभी जाते हैं तो न बात करते हैं, कहते हैं कि मुझ पर टाइम नहीं है, मुझ पर ये नहीं है। सब इतना परेशान कर रखा है पिछले विधायक ने। अच्छा, आप बताइए क्या समस्या नाराज देख है रहे हैं अपने इस वक्त यहाँ पे? विधायक से। और क्योंकि देखिए हम देखते हैं कोरोना के बाद में बेरोजगारी, महंगाई एक बड़ा हाँ, सही बात है। 5 साल से जो विधायक थे, मंत्री